नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में आज एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े फनकारों के जीवन परिचय को लेकर के ये चरण आप लोगों के बीच में अक्सर आता रहता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस महान फनकार का जीवन परिचय लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ, उनका नाम है मल्लिकार्जुन मंसूर। जी हाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर जी का संबंध कर्नाटक के मंसूर नामक ग्राम से है। 31 दिसंबर सन 1910 को कर्नाटक के मंसूर नामक गांव में भीमरायप्पा के परिवार में इनका जन्म होता है। भीमरायप्पा इनके पिताजी थे, जो कि अपने गांव के मुखिया थे और संगीत के बड़े ही प्रेमी व्यक्ति थे। भीमरायप्पा की कुल 7 संतानें रहीं, जिसमें से 4 बहनें थीं और ये 3 भाई लोग थे। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था बसवराज, और बसवराज जी एक थिएटर कंपनी के मालिक थे। और उसी थिएटर कंपनी में जो मल्लिकार्जुन मंसूर जी थे वो बड़ी ही कम उम्र में, नियर अबाउट 9 या 10 वर्ष की उम्र में ये उस थिएटर से जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद फिर ये अपना अभिनय का जो कार्य है उस कार्य को करने लगते हैं। कुछ समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद ये कन्नड़ थिएटर की ओर आगे बढ़ते हैं और कन्नड़ थिएटर से जुड़ते हैं। कन्नड़ थिएटर में जुड़ने के बाद वहाँ भी अपना काम करते हैं थिएटर से जुड़ा हुआ। और चूँकि थिएटर में जब आप काम करेंगे, जो लोग नौटंकी विधा वगैरह के बारे में जानते हैं उनको पता होता है कि उसमें डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ बीच बीच में गाने भी गाने होते हैं और गाने के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को कहना होता है। तमाम फॉर्म उसके हैं, जैसे यूपी वगैरह में आप देखोगे हाथ रस्सी वगैरह तमाम फॉर्म होते हैं, बहरे तबील वगैरह होता है, कव्वाली वगैरह होती है, वैसे फॉर्म होते हैं। उस फॉर्म में उस डायलॉग को डिलीवर करना होता है, जो कि गायन के प्रोसेस में होता है। तो वहाँ के जो थिएटर मालिक थे, जब वो इनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उनको बड़ी कशिश इनकी आवाज़ में दिखती है और वो इनसे कहते हैं कि तुम प्रॉपर संगीत सीखो और इससे तुम्हारी कला में और निखार आएगा। और इसीलिए कर्नाटकी संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा को सीखने के लिए इनको कर्नाटकी संगीत की तालीम दी जाती है। वो उस विधा को सीखना शुरू करते हैं। कुछ समय गुजरता है और कुछ समय बीतने के बाद फिर इनका जो रुख होता है वो कन्नड़ से थोड़ा उत्तर भारत की तरफ होता है और इनकी मुलाकात होती है नीलकंठ जी से। बाबा दीक्षित जी जो रहे, उनसे इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पे ये कुछ चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तत्पश्चात इनकी यात्रा और आगे बढ़ती है और इनकी मुलाकात होती है जयपुर अतरौलिया घराने के अल्लादिया खां साहब से। अल्लादिया खां साहब से जब इनकी मुलाकात होती है तो अल्लादिया खां साहब भी इनके गायकी से प्रभावित होते हैं और अपने जो सुपुत्र रहते हैं क्या कहते हैं मंजी खां के सानिध्य में इनको रखते हैं और मंजी खां को आदेश करते हैं कि भाई इनको आप सिखाओ। मंजी खां के सानिध्य में ये सीखना अभी शुरू ही किए थे कि 1937 में मंजी खां की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद फिर इनकी जिम्मेदारी मंजी खां के जो भाई थे भुर्जी खां, उन्होंने इनकी जिम्मेदारी ले ली और 10 वर्षों तक इनको संगीत की व्यापक शिक्षा दी गई। एक गुणी गुरु के सानिध्य में रह करके एक लंबी साधना करने के बाद मल्लिकार्जुन मंसूर जी जो थे वो एक परिपक्व कलाकार हो चुके थे और बताते हैं कि भुर्जी खां के सानिध्य में और मंजी खां के सानिध्य में उन्होंने कुल 125 रागों पे पूरी तरह से कमांड पा लिया हुआ था और उसकी प्रस्तुति ये उनकी आज्ञा अनुसार किया करते थे, दिया करते थे। समय बीतता जाता है, भारत एक स्वतंत्र देश हो जाता है और तमाम अवसर मिलते हैं कलाकारों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 50 के बाद के दशक में जब आपका ऑल इंडिया रेडियो, HMV, ये सारी चीज़ें जब नए नए कलाकारों को प्रमोट करती हैं तो उसी कैटेगरी में मल्लिकार्जुन मंसूर जी को भी एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। और होता भी ऐसा है, ये क्या है कि
ऑल इंडिया रेडियो पर और क्या कहते हैं कि आपके HMB पर ये संगीत के सलाहकार भी रहे, आपके मल्लिकार्जुन मंसूर जी, और साथ साथ अपने प्रोग्राम भी दिया करते थे। समय के साथ साथ समय बीतता जाता है, देश में इनकी ख्याति बढ़ती जाती है, लोग इनको जानते रहते हैं। आफ्टर दैट भारत सरकार इनके कामों से प्रभावित होकर के सर 1970 में इनको पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित करती है। तत्पश्चात समय और आगे बढ़ता है और इनकी सेवा को, संगीत की सेवा को देखते हुए इनको सन 1976 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है। 1992 में इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिलता है। उसी बीच इनको 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह संगीत के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार वितरित करती है और कालिदास पुरस्कार से भी इनको सम्मान मिलता है। तो कहने का मतलब कि सम्मानों का एक दौर चला जिसमें इनको बहुत ही उपलब्धि मिली, बहुत ही ख्याति मिली, बहुत ही प्यार मिला, दुलार मिला लोगों का। और उस स्थिति में आगे चल कर के फिर जब 12 सितंबर सन 1992 को जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनका जो आवास रहता है इनके आवास को इनकी याद में संग्रहालय के रूप में रीडेवलप किया जाता है, बना दिया जाता है। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा जाए, मल्लिकार्जुन मंसूर जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो मल्लिकार्जुन मंसूर जी की 7 बेटियां और 1 बेटे थे जिनका नाम था राजशेखर, और उनकी पत्नी का नाम था गगम्मा नाम था इनकी पत्नी का। तो मल्लिकार्जुन मंसूर जी की जीवनी को लेकर के रस यात्रा नाम से एक गैर फीचर फिल्म 1994 में बनाई गई थी, जिसमें इनके जीवन वृत्तांत को बताया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी रही मल्लिकार्जुन मंसूर जी की, और मल्लिकार्जुन मंसूर किस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को अभिनय के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं और गायन के क्षेत्र में आते हुए अपना एक बड़ा नाम बनाते हैं। वह श्रोताओं को और नई पीढ़ी में जो लोग भी संगीत विधा से या फिर संगीत विधा के अलग अलग अवयवों से, नृत्य हो गया, अभिनय हो गया, गायन हो गया, वादन हो गया, जुड़े हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। और इसी के साथ इस महान शख्सियत को हम अपने इस प्लेटफॉर्म की ओर से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। इसमें कुछ ज़रूरी जानकारियां दी गई हैं, जैसे अवार्ड से रिलेटेड हो गया या फिर उनके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो गया। तो उस स्थिति में ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा उपयोगी होंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात मैं समाप्त करना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।